नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज से हम लोग मंथली वाइज अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे जो है जुलाई 2022 के जो टॉप करंट अफेयर्स जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करेंगे, उसके बैकग्राउंड को भी एनालिसिस करेंगे, वहाँ से भी जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जामिनेशन में उसको भी हम लोग देखेंगे, राइट। और आपको बता दें जैसे कि हमारी संस्था जो PSS विजन एकेडमी रीवा, यहाँ से आपको मैगज़ीन मिलती है, उसी मैगज़ीन को मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने को। आपके पास मैगज़ीन होगी, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है उसी मैगज़ीन से। हाल ही में मोदी जी ने किस यूरोपीय देश की यात्रा की है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड विच यूरोपियन कंट्री? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एंड इटली। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जर्मनी। तो जर्मनी में गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। हालांकि उसके बाद एक और देश गए थे, वो भी अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो PM मोदी ऑन अ 2-day विजिट टू जर्मनी टू मीट G7 लीडर्स पार्टनर नेशन। देखिए यहाँ समझना होगा कि ये इनका यात्रा कहाँ हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, ठीक है। और ये 2 दिन की विजिट थी, ठीक है। क्यों गए थे यहाँ पर? क्या देखिए, किसी भी देश में जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो मोस्टली 2 कंटेक्स्ट में जाते हैं। पहला कंटेक्स्ट होता है बायलैटरल, जो मीटिंग होती है उसमें जाते हैं। बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय मुलाकात, यानी कि केवल जर्मनी और इंडिया के बीच के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने, उनको आगे बढ़ाने, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस और कोऑपरेशन जो भी करना हो उसको और आगे ले जाने के लिए ये विजिट्स होते रहती हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो मोदी जी वहाँ पर गए थे उसका कारण कुछ और था। उसका कारण था G7 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही थी। अब ये G7 क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो G7 की बैठक में वो लोग गए थे, सॉरी मोदी जी गए थे, ठीक है। वहाँ पर जो जर्मनी के इनके क्या कहते हैं कि जो काउंटर पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि जैसे प्रधानमंत्री यहाँ भारत में है उसी तरह से जर्मनी में एक पोस्ट होती है जो वहाँ का गवर्नमेंट ऑफ हेड होता है, उसका नाम होता है जर्मन चांसलर। क्या? चांसलर। तो जो जर्मन चांसलर है वो कौन है? वो है ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। यहाँ पे और बाकी आपके मैगजीन में भी मिलेगा। तो उन्होंने उनका स्वागत किया, ठीक है। तो जर्मनी के साथ हम लोगों ने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही साथ मेन उद्देश्य था कि जो G7 लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करना, बस यही आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि G7 की रिसेंटली बैठक कहाँ हुई, किस देश में हुई? तो कहाँ हुई है? वो जर्मनी में हुई है। कहाँ हुई है? जर्मनी के अंदर हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो साइज़ में थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ सो दैट, हाँ ये सही है, ठीक। तो G7 की बात कर लेते हैं कि G7 क्या है? दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित तौर पर विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। और ये इसमें कौन कौन से देश होते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एंड अमेरिका। ये याद रख लीजिएगा बेटा, जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको G7 कंट्री के मुल्क याद होने चाहिए। सबसे पहले कौन है इसमें? देखिए सभी के सभी विश्व के अमीर देश हैं, सारे के सारे विकसित देश हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एंड अमेरिका। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? बीच बीच में बैठक करते रहते हैं और पूरी दुनिया के जो इस समय के इश्यूज़ होते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए उसको डिस्कस करते हैं। उसमें और भी जो देश हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके साथ कोऑपरेट करने की भी बात करते हैं। तो इस G7 में भारत शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, G7 का मेंबर नहीं है भारत। फिर भी भारत को जो है एक ऑब्जर्वर की दृष्टि से बुलाया गया था। ऐसे और भी देशों के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, तो भारतीय प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया गया था, वहाँ पे बैठक हुई, वहाँ पे मुद्दे हुए, ठीक है, उनको उस पर चर्चा हुई। क्लियर है? ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है, आपको पता होना चाहिए। ये 4th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी है और यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी। इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन है। और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्या है करेंसी? यूरो। और यहाँ के अभी हमने देखा जो चांसलर हैं उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? तो जर्मनी है। जर्मनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कोयला क्षेत्र है उसे बोलते हैं रूर। क्या बोलते हैं? रूर। तो एग्जाम में पूछा RUHR। तो रूर प्रदेश आपसे पूछा जाएगा किस देश में है? तो रूर प्रदेश कहाँ पर है? जर्मनी। और इसी के बगल आयरन स्टील इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। तो भारत में कोयला का प्रमुख स्थान क्या है? झारखंड। इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें
जर्मनी से रिलेटेड है। तो जर्मनी को हमने क्या क्या कवर किया, यहाँ की राजधानी बर्लिन, यहाँ की करेंसी यूरो, ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड है। दूसरी बात, एक मिनट मैं इसको ऑन बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये आता रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे कौन सा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है। और दूसरी बात यहाँ पर जो है ब्लैक फॉरेस्ट का रूर एक क्षेत्र है जो कोयला और आयरन स्टील के लिए जाना जाता है। और भारत में रूर प्रदेश किसे कहते हैं, झारखंड को कहते हैं, ठीक है। तो ये था सारा का सारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में किस अरब देश की यात्रा की। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड विच गल्फ कंट्री। तो यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, ये सारे के सारे गल्फ कंट्रीज़ हैं। और इसमें अगर यात्रा की है तो किसकी की है, यूएई की है। कि कहाँ की है, यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा ऑफिशियल विजिट नहीं थी, एक तरह का कर्टेसी विजिट थे, क्योंकि अभी हाल ही में यूएई के जो इससे पहले के सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उनकी डेथ होने के बाद एक तरह से वहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया कि पीएम मोदी शेयर्ड एन एम्ब्रेस विद यूएई प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो हु मेट हिम आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल की डेथ हुई थी, उन्हीं को एक तरह से कॉन्डोलेंस के लिए वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर और एक और चीज़ है जो प्रॉफिट यहाँ पर आपको पता है कि भारत के अंदर एक बीजेपी के नेता है जिन्होंने मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर थोड़ा सा डेरोगेटरी कमेंट कर दिया था। डेरोगेटरी कमेंट का मतलब होता है कि अपमानजनक बातें करती थी, जिस वजह से पूरी मुस्लिम कंट्री में भारत के खिलाफ एक माहौल बना था। तो उसको भी एक तरह से सॉल्व करने का एक बात किया गया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है यूएई, ठीक। तो यूएई कहाँ, यूएई देखिए ये आपको दिख रहा होगा, जो है इसको जूम कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए ये आपका गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरब है, यमन, ओमान, और यहीं पर आपको दिख रहा होगा यूएई। ये छोटा सा देश है, ये पूरा का पूरा जो है गल्फ ऑफ पर्शिया है, ये वाला इलाका है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ पर्शिया यानी पारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है, ठीक है। तो यूएई उसी के बीच में स्थित है, ठीक है। यूएई की राजधानी क्या है, यहाँ पे दुबई भले लिखा है लेकिन दुबई नहीं है, वहाँ की राजधानी क्या है, आबू धाबी है। क्या है, आबू धाबी है, ठीक है। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हमने देखा अल नहयान जी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है। दुबई वैसे भी पूरी दुनिया के बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। दुबई भी इसी यूएई में आता है, ठीक है। ये रहा यूएई। आपको बता दें भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, अमेरिका चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की निजी स्पेस कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में GSAT-24 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया। यह किस प्रकार का सैटेलाइट है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड GSAT-24 सैटेलाइट, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट इज दिस फॉर। तो ये किस प्रकार का सैटेलाइट है आपको बताना है। तो भैया ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं संचार उपग्रह। किस प्रकार का सैटेलाइट है, ये संचार उपग्रह है, ठीक है। तो ये है न्यूज़, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और आपके मैगजीन में भी पूरी की पूरी न्यूज़ है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ पूरा पूरा मोटा मोटा है क्या। देखिए क्या होता है, पहले बात सैटेलाइट क्या होता है ये आपको पता होगा। देखिए सैटेलाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट या एक ऐसे पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो हमारी ग्रह कौन सी है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, सैटेलाइट कहा जाता है। तो ये सैटेलाइट क्या खास है, खास ये है सबसे पहली बात, भारत में सैटेलाइट लॉन्च करने का अभी तक जो काम करती थी वो इसरो करती थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसी का काम है भारत के स्पेस एजेंसी को, मतलब ये भारत की ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है, सरकारी संस्था है। लेकिन भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है क्या कि अब एक प्राइवेट संस्था भी इसने बनाई है जिसका नाम है न्यू कंपनी, इसका क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है अब लाइसेंस मिल चुका है कि ये भी प्राइवेट जो है उद्देश्य के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है। तो पहले यह पता चला आपको, सैटेलाइट लॉन्च दो लोग करते हैं हमारे देश में, एक इसरो और थोड़ा प्राइवेट में कौन कर रहा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है GSAT-25 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया। तो इसरो मत लपेट के चले आना, नहीं लपेट उठोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, किसको लगाना होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब दूसरी बात, सैटेलाइट क्या होता है हमने आपको बता दिया, घूमता है, ठीक है। वैसे तो प्रॉपरली दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक जो पृथ्वी के लंबवत चक्कर लगाते हैं, इस तरह से लंबवत चक्कर लगाते हैं, और एक जो होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज रूप से चक्कर लगाते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ये क्षैतिज वाले होते हैं, यानी कि ये पृथ्वी के सामने
लगातार घूमते रहते हैं, इसके लंबवत नहीं घूमते, इसके चारों ओर घूमते हैं। तो इसकी पोजीशन स्टेशन रहती है, ठीक है। कभी इस सैटेलाइट को लेकर आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए समझिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं ये तरह के क्या होते हैं, जी सैटेलाइट होते हैं। जियो सैटेलाइट का मतलब भू स्थानिक कक्षा में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम रखा गया है जी सैट, ठीक है। जी सैट 24 एक तरह का संचार उपग्रह है, ठीक है। तो एक संचार उपग्रह, इसका काम देखिए क्या होगा। देखिए जो टाटा प्ले करके एक चैनल है, तो ये टेलीविज़न में क्या करेगा, जो अलग अलग टीवी चैनल्स हम लोग देखते हैं तो उसको ये और ज़्यादा बढ़िया से ऑपरेट करेगा, उसको फंक्शन करेगा, ठीक है। ये तरह चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में, यहाँ पे पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, नहीं मैगजीन में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 14th है, ये 14वां है, में नहीं है, 14वां ब्रिक्स समिट का आयोजन किस देश में हुआ है। विच कंट्री होस्टेड 14th ब्रिक्स समिट। इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना। तो इसका सही आंसर क्या है, चाइना। चाइना में हुआ है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली जो है यूपी SSC लेखपाल का परीक्षा यूपी में हुआ, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 14वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ, चाइना में हुआ। तो ये है क्या, पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए ब्रिक्स देश जो है ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल है। ब्रिक्स देश क्या करते हैं समझते हैं। तो नाम से लग रहा है क्या है, देखो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसका जो गठन हुआ था सबसे पहले 2006 में हुआ था। किस रूप में हुआ था, तब ये ब्रिक था, केवल क्या था, ब्रिक था, ठीक। लेकिन 2009 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया, तब से ये ब्रिक्स हो गया है। तो ब्रिक्स का पूरी तरह से गठन कब हो रहा है, 2009, लेकिन ब्रिक अगर पूछा जाए तो 2006 में हुआ। ये 5 दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ मतलब बड़ी नहीं है ये, लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इन्होंने मिलकर आपस में जो आपसी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। तब से लगातार हर साल ये मीटिंग करते हैं, अपने एक देश में ये मीटिंग करते हैं। इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये क्या करते हैं, पहले ब्राज़ील में मिले, फिर रशिया में मिले, फिर इंडिया में मिले, फिर चाइना में मिले, फिर साउथ अफ्रीका। अब जो जैसे चाइना में मिला है मीटिंग हुई, तो अगली बार कहाँ मीटिंग होगी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से कहाँ होगी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद रशिया, रशिया के बाद इंडिया। इस तरह से रोटेशनल वाइज यहाँ की मीटिंग होती है। तो इस बार चाइना में मीटिंग हुई है, ठीक है। एग्जाम में यही सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कितने देश हुए, 5 देश हुए, 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का देश है, क्लियर है। इसकी जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी, रशिया में हुई थी पहली बैठक, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें पूरे विश्व के सभी महत्वपूर्ण और अच्छे यूनिवर्सिटी को उनकी एजुकेशन क्वालिटी को लेकर रैंक किया जाता है। तो इसमें भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या भारतीय जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी रैंकिंग होती है। तो इसमें भारत में टॉप किसने किया, भारत ने जो टॉप किया वो IISc बेंगलोर। लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग आपको बतानी है। तो इसकी देखिए अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है 155। थोड़ी शर्म आनी चाहिए हम लोगों की, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट है उसमें हमारे यहाँ का जो टॉप है वो वहाँ का 155वां है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन पे रिसर्च को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, फ्री थॉट्स को, फ्री कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिजिड है हमारे कोर्सेस, हमारे जो पढ़ाई का तरीका है बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो इससे ये साबित होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये 1422 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें 41 इंडियन इंस्टीट्यूट शामिल हैं, ठीक है। 7 न्यू एंट्री हुई हैं। ये कुछ डेटा है। टॉप किसने किया है अगर बात करें तो MIT इंस्टीट्यूट है, जो कि अमेरिका के एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है। तो इसमें टॉप किया है। तो MIT ग्लोबल लेवल पर टॉप करता है और 11वें साल लगातार इसने टॉप किया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। और भारत की तरफ से जो हाईएस्ट रैंक किसे मिला है, IISc बेंगलोर को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 155वां, IIT बॉम्बे 172वां और IIT दिल्ली 174वां। ये भारत के टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रैंक आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है, समझ में आया। 6वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निवीर योजना में किस आयु वर्ग के युवा शामिल हो सकते हैं। विच एज ग्रुप ऑफ यूथ कैन अप्लाई इन अग्निवीर स्कीम ऑफ डिफेंस, ठीक है। 17.5 से 25 साल, 17.5 से 21, 22, 24 क्या है। तो सही आंसर क्या है इसका, बी होगा, 17.5 से 21 वर्ष। हालांकि इस योजना को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इस स्कीम को वापस नहीं लिया। तो ये स्कीम है क्या, आपको सब पता है, आप लोगों ने देख लिया, लेकिन थोड़ा क्विक रिकैप मार लेंगे। देखिए क्या है, जो हमारी इंडियन डिफेंस सर्विसेज हैं, इंडियन डिफेंस सर्विस की अगर बात करें उसके 3 प्रमुख सेवाएँ हैं। एक है एयरफोर्स,
एक है नेवी और एक है आर्मी, ठीक है। आर्मी मतलब थल सेना, नेवी मतलब नौसेना, एयरफोर्स मतलब वायुसेना। तो ये जितनी भी ये तीनों विंग है, यहाँ पे दो कैटेगरी की आपके जॉब्स मिलते हैं। एक होता है ऑफिसर कैडर, ठीक है, और एक होता है कांस्टेबल कैडर। तो ऑफिसर जो कैडर होते हैं उनकी सिलेक्शन जो होती है वो एनडीए और सीडीएस से होता है। सीडीएस और एनडीए और सीडीएस के थ्रू होता है, उसका यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है। और दूसरा होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल मतलब ये जवानों की भर्ती है, तो इनकी सीधी भर्ती जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कराई जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता था, सीधी भर्ती में फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम होता था, और उसके बाद जो क्वालिफाई करते थे उनकी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती थी। लेकिन वो जो पुरानी प्रक्रिया है उसे समाप्त करके एक नई प्रक्रिया लाई गई है, क्या, अग्निवीर। ध्यान दीजिए, अग्निवीर केवल और केवल कांस्टेबल के लिए लाई गई है, जवानों के लिए लाई गई है। लेकिन अधिकारियों के जो भर्ती होती थी सीडीएस और एनडीए के थ्रू, वो अभी भी हो रही है। वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं जो है अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेबल के लिए है। तो यहाँ के मापदंड क्या है, कौन लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, जो 17.5 से 21 वर्ष के आयु के वर्ग जो युवा है उन्हीं को इसमें शामिल किया जा सकता है, तो वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, अग्निपथ स्कीम के द्वारा या अग्निवीर स्कीम के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो हमारी औसत आयु है सेना की उसको और ज़्यादा कम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जो जवान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के युवा हैं उनसे बहुत ही कम है, तो हम अपनी जवानों को और युवा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, वही 4 साल का जो है ट्रेनिंग होगा, जो लोग सेलेक्ट होंगे। तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, उनमें से 25% को परमानेंट कमीशन किया जाएगा। परमानेंट कमीशन मतलब उन्हें आर्मी को परमानेंट रूप से नौकरी मिलेगी। बाकी के 75% को क्या कर दिया जाएगा, ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। अब ये 75% ये फ्री है, ये चाहे बैंक में जॉब करे, कहीं पर भी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जॉब कर सकते हैं। हालांकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल है कि जो 75% आप वैकेट कर रहे हो, इनको भी कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के अन्य विंग है जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, वहाँ पर इनको जो है क्या करिए, यूज़ करिए, क्योंकि भारत सरकार इतने इनके ट्रेनिंग पे लाखों रुपए खर्च करेगी, उसके बाद इनको वापस छोड़ देगी। तो ये वाला क्लॉज थोड़ा सा यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये 75 जो % है इनको भी कहीं ना कहीं राज्य की पुलिस में या केंद्र की पुलिस सेवा में इनको शामिल करना चाहिए, तो अब बहुत ही अच्छी स्कीम हो जाए। लेकिन दूसरी बात, क्या ऐसा कुछ नहीं कर रहे, नहीं, राज्य सरकारों ने बोला कि हम इनको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है रिजर्वेशन का हाल क्या, बहुत सारे एक्स मैन सर्विसेज को जो रिजर्वेशन दी जाती है वही ठीक से सरकारें नहीं पूरी कर पा रही, इनको कैसे करेगी, इसी को लेकर संशय है, ठीक है। तो इस पर राजनीति भी हो रही है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, लेकिन एक्चुअल में यही स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये स्थिति है। तो जैसे अग्निवीरों को क्या होगा, ये शुरुआती वेतन कितना मिलेगा, शुरुआती वेतन आपको 30,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। साथ ही अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा, जो 4 वर्ष की सेवा के अंत तक 40,000 रुपये की मध्य तक हो जाएगा। उसके बाद उनकी सेवा के दौरान क्या होगा, 30% सेवानिधि अलग से उनको ये दिया जाएगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चालू और एक और चीज़, जब ये रिटायर होंगे यानी 4 साल बाद जब इन्हें छोड़ा जाएगा, तब इन्हें एक मुश्त राशि मिलेगी, 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद वो अपना चाहे कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये एक तरह का सिक्योरिटी अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 7वां क्वेश्चन आज का कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल हासिल किए, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या। देखिए, ये राज्य स्तरीय भारत के अंदर के खेल की प्रतियोगिता है और इसमें यूथ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत के अंदर खेल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये इस बार आयोजन हरियाणा में हुआ था, हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किया है। आइए देखते हैं। तो एक और प्रश्न बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। और शुभारंभ हुआ था, और ये हरियाणा के अन्य शहरों में और दिल्ली में भी आयोजित किया गया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल किसने हासिल किया है, सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किया बच्चा हरियाणा ने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये देखिए, ये पूरा मेडल टैली है। हरियाणा ने 137 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड 52 है, 39 सिल्वर है और 46 ब्रॉन्ज है। ये आपको डेटा नहीं याद करना, बस आपको ये याद रखना है। 147 मेडल, महाराष्ट्र दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर है, ठीक है। और आप अपने राज्य के भी देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश ये जो है वो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश ने कुल 38 मेडल जीते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की।
उनको कौन सी नागरिक पुरस्कार मिल चुका है? मिताली राज, एन इंटरनेशनल क्रिकेटर रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट रिसेंटली वॉज गिवन द सिविलियन अवार्ड। तो कौन सा सिविलियन अवार्ड उनको दिया जा चुका है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? तो इसका सही आंसर क्या है? पद्मश्री। ठीक है, तो ये मिताली राज है, भारत की महान क्रिकेटर है। इनको भारत का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन इन्हीं की है, महिला क्रिकेटर की अगर बात करें तो। इनके रिकॉर्ड्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है, ये क्रिकेट से संबंधित है और क्रिकेट के साथ साथ इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी संन्यास लिया है। तो इनको क्या क्या पुरस्कार, देखिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 2003 में, यहाँ पर आपको देख लेते हैं। ठीक है, 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, जो खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, खिलाड़ी को दिया जाता है। 2015 में पद्मश्री मिला था, 2017 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी थी और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी अवार्ड इनको दिया जा चुका है। यही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, कभी ये राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था। अब ये सिविलियन अवार्ड क्या होता है? देखिए भारत में नागरिक सेवा के लिए जो है 4 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री का अवार्ड 2015 में दिया जा चुका है। तो आज के लिए देखिए इतने ही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। अभी पूरा मैगजीन खत्म नहीं हुआ, मैगजीन के और भी नेशनल इशूज़ हैं, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल है। तो धीरे धीरे एक एक करके जो है 7-8 वीडियो में मैं पूरे महीने की, जुलाई महीने की न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप बने रहिए, वीडियो को प्रमोट करिए। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।